ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 6 साल पहले मैं उस तरफ थी, आज मैं यहाँ पर बैठ के आप सभी को अपने अनुभव शेयर करने के लिए सर ने बुलाया है। मैंने सर की कोचिंग, जैसा सर ने बताया, मैं अपने पेरेंट्स को लेके आई थी यहाँ पर। मेरी मदर ने सर से शिकायत की ये बहुत सोती है इसका कैसे सिलेक्शन होगा। तो सर ने मम्मी को भी बोला कि जो लोग सोते हैं उनका दिमाग ज़्यादा शांत रहता है, उस शांत दिमाग से ज़्यादा तैयारी करेगी। वहाँ पे सर के कोचिंग में पहले दूसरी जगह कोचिंग थी, फोटोज़ लगी हुई थी, तो मेरी मदर ने बोला कि मेरी बेटी की भी फ़ोटो यहाँ पर लगेगी। और बाद में जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरी फ़ोटो लगी, मैंने सर ने फ़ोटो भेजा था तो मैंने उसमें देखा, बहुत खुशी हुई। मेरी जर्नी की शुरुआत सबसे पहले, मेरा बैकग्राउंड जो है वो बीटेक है, कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो जब मैंने मन बनाया कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है, तो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस थे, कहाँ से तैयारी करें, कौन सी कोचिंग करें, कैसे दिशा मिले। इसके लिए मैं सबसे पहले इलाहाबाद गई और पेरेंट्स ने बोला कि आप पहले जाके वहाँ का बाहर का माहौल समझो कि कैसे लोग प्रिपरेशन करते हैं, कैसे एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं, कैसे आप तैयारी करते हैं। मैंने प्री के लिए क्लासेस ज्वाइन की थी। तब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, चूंकि मेरा थ्रू आउट बैकग्राउंड हिंदी मीडियम था। मैंने शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से एजुकेशन किया है, उसके बाद मैंने बीटेक किया। तो चूंकि मेरा बैकग्राउंड तो हिंदी मीडियम ही था, बट 4 साल मैंने इंग्लिश में बीटेक किया, तो ये कन्फ्यूज़न था कि मीडियम कौन सा ऑप्ट करूँ, हिंदी मीडियम लूँ या इंग्लिश मीडियम लूँ। तब मैंने अपनी कुछ वीकनेस समझी कि इंग्लिश मेरा उतना भी अच्छा नहीं है कि मैं उसको मीडियम के तौर पे ऑप्ट कर सकूं, तो मैंने फाइनली हिंदी मीडियम को अपना मीडियम समझा। उसके बाद जब मैंने कोचिंग करी, तो चूंकि बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस था, तो सारे ही सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो भी है वो सब एक बराबर ही लग रहे थे, सब में एक बराबर ही मेहनत करनी थी। जब प्री की क्लासेस हो रही थी, थोड़ा थोड़ा सब कुछ सब्जेक्ट समझ में आने लगे। उसके बाद जब ये आया कि अब ऑप्शनल के लिए कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस थे कि मेरे लिए तो सब कुछ बराबर है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो एज अ ऑप्शनल होता नहीं है आईएएस या यूपी पीसीएस में। मुझे चूंकि थोड़ा सा, जब मैं आईआर पढ़ रही थी और पॉलिटी पढ़ रही थी, तो मुझे ये इंटरेस्ट लगा कि ये पॉलिटी मुझे इजी लग रही है, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, और आईआर चूंकि करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड है, हर बात में करंट अफेयर आपको वैसे भी पढ़नी है, तो मुझे लगा कि मैं इसको इजीली कर सकूंगी। वहाँ मेरे एक ज्योग्राफी के सर थे, और मैंने, जैसे बच्चे आजकल बहुत कुछ, ये कोचिंग वो कोचिंग, बहुत कोचिंग का पता करते हैं कि यहाँ कर लें वहाँ कर लें, कंफ्यूज रहते हैं कौन से सर अच्छे हैं, कौन सा कैसे क्लासेस अच्छी है। मुझे सिर्फ वहाँ सर ने ये सर का नाम बताया था कि राजेश मिश्रा सर हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। मैंने सर की कोचिंग का नाम भी नहीं पता था मुझे। सर का नाम मैंने नेट पे डाला, तो नाम पता चला सरस्वती आईएएस कोचिंग का नाम है, और कांटेक्ट नंबर निकाला। मैंने कहीं और पता ही नहीं किया, बस सर का वो कॉन्फिडेंस था कि सर ने एक नाम बताया था, और मैंने सर का नाम नेट पे सर्च करके नंबर निकाला, सर को यहाँ कोचिंग में कॉल किया, और बस मैं इलाहाबाद से दिल्ली सीधे सर की क्लास में ही आई थी। उसके बाद मैंने अपना रूम वगैरह देखा था कि क्या करना क्या नहीं करना, आके सर की कोचिंग में एडमिशन लिया। मैं 2013 से 14 के बीच में सर से क्लासेस करी थी, और अभी तक मैं पेपर दे रही हूँ, वो भी सिर्फ सर की नोट्स से दे रही हूँ, और मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, कोई चीज़ अलग से नहीं पढ़ी, सिर्फ सर की नोट्स और जो क्लास नोट्स थे और जो मटेरियल सर ने प्रोवाइड कराया था। कुछ भी अलग से आप मुझसे बुक्स पूछेंगे तो मैं बता भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने कोई बुक पढ़ी ही नहीं है। सर की नोट्स इतनी सफिशियंट है, इतनी इजी गोइंग है, आप बस एक बार अगर आपने दे दिया एग्जाम, तो बस आपको रिवाइज करना है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट 2014 में पीसीएस का दिया था। तो पहला वाला अटेम्प्ट में मैंने प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन जब रिजल्ट आया तो नहीं हो पाया। उसके बाद साइमल्टेनियसली मेरा 15 वाला भी प्री मेंस चल रहा था, वो भी निकल गया। 15 वाले इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री के पद पे हुआ, जो रिजल्ट आया था 29 फरवरी 2016 को। तब से 3 साल से मेरी पोस्टिंग आगरा में है, और मैं आगरा में इसी पद पे कार्यरत हूँ।
उसके बाद भी मैंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ी नहीं, मैंने 2016 वाला भी प्री दिया, मैंने उसका भी इंटरव्यू दिया, ये मैंने सब जॉब में रहते हुए किया, उसका इंटरव्यू मैंने दिया था, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 17 वाला भी दिया, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, ये सब मेरा जॉब में के साथ चल रहा था। और 17 वाले में मेरा चयन डीएसपी के पद पे हुआ, 46 रैंक आई। तो बहुत सारी क्योंकि इतना टाइम पीरियड हो गया था, तो थोड़ा सा आईआर का जो नोट्स था वो हम लोगों का अपडेट नहीं था मेरा। 2013 में शायद ये गवर्नमेंट भी नहीं आई थी, मोदी गवर्नमेंट, उसके बाद तो सर आईआर में बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जो जो बेस सर ने बनाया, मतलब मैंने पीसीएस में तो अभी तक 2 सब्जेक्ट थे, डिफेंस स्टडीज मैंने आज दूसरा सब्जेक्ट ऑप्शनल लिया था। उस पे मुझे, मैंने क्लास नहीं करी डिफेंस स्टडीज़ की, क्योंकि उसका बहुत सारा पार्ट पॉलिटिकल साइंस से मैच कर रहा था। फर्स्ट टाइम पे मैंने बिना क्लास के जब पहले अटेम्प्ट में 2014 में दिया था, तो मेरे डिफेंस स्टडीज़ में 292 मार्क्स आए थे बिना किसी कोचिंग के। और मुझे लग रहा वो सर की नोट्स ही थी, क्योंकि वो इलाहाबाद के लोग जो हैं वो वहाँ की क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है, वहाँ कोचिंग में जो होता है वो ही लिखते हैं, और सर का जो था वो अलग था बिल्कुल। तो वो मुझे लिए इतना बेनिफिशियल रहा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा ऐसा आपने क्या अलग किया, फिगर्स बनाए होंगे, आपने इंग्लिश मीडियम लिया होगा। लोगों के मन में होता है इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस मीडियम को लें उसमें ही अपना प्रेजेंटेशन बेहतर करें, नंबर आपको उसी में मिलेगा। ये भ्रम भी लोगों को रहता है कि ए से इंग्लिश से लिखने से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं पीसीएस में। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे 100+ मार्क्स आए हैं हर बार, जो भी मैंने ये 4 इंटरव्यू दिए, मेंस दिए। तो मीडियम का कोई वो नहीं है आपके लिए, आप बस जिस चीज़ में लिख रहे हैं उसको ही बेस्ट प्रेजेंट करें। तो आप लोगों का कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए कि उसको तैयार कैसे करें और सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, जब से सर बोलते जाते थे ना तो हम लोग लिखते जाते थे, लिखते जाते थे, लिखते जाते थे। और सर भी कहते थे सौम्या तुम इतनी जल्दी इतनी अच्छी राइटिंग कैसे लिख लेते हो। एक बार सर ने मेरी राइटिंग की तारीफ की थी। एक चीज़ जो मुझे लगती थोड़ा सा, राइटिंग मतलब क्लियर लिखिए आप लोग, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ता है। मतलब लास्ट में तो सबका खराब हो जाता है जब जल्दी जल्दी लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग भी इम्प्रूव हो और प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो, थोड़ा सा हेडिंग वाइज आप लिख रहे हो, और कम से कम 2 पेन का यूज़ कर रहे हो, ब्लू ब्लैक। और ये सब चीज़ें ना जब आप यहाँ भी आप लिख रहे हो ना, तो प्रैक्टिस में लाओ, आप आंसर राइटिंग करो, तो वहाँ पे फिर टाइम नहीं लगता। क्योंकि 3 घंटे में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि आप सोचोगे, आप लिखोगे, बस वो चीज़ें दिमाग में आती जाती हैं, बस आप लिखते रहो। क्योंकि पेपर इतना बड़ा होता है, आप सोचने लग जाओगे तो बस आपको शुरू के 2-5 मिनट में ये सोचना है कि इसमें से मुझे जो 8 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 5 करने होते हैं, कौन कौन से अच्छे आ रहे हैं, और उसी के शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट आप वहीं पे नोट कर लो। जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना कि इसका आर्थिक प्रभाव ये है, सामाजिक प्रभाव ये है, सांस्कृतिक प्रभाव ये है, तो 2-2 3-3 पॉइंट आपने वही छोटा छोटा लिख लिया, तो वो चीज़ अभी आपको याद रहेगी। जब लास्ट में आपको थोड़ा सा हड़बड़ाहट होती है, लग रहा होता है छूट रहा है पेपर, तो अगर वो चीज़ लिख ली तो वो बहुत फ़ायदे रहती है। मैंने तो ऐसा ही किया, अपने सारे जो जो क्वेश्चंस मुझे याद रहे होते थे, मैं पेंसिल से उसमें पॉइंट्स तुरंत नोट कर लेती हूँ। वो जो स्टार्टिंग में रहता है माइंड, वो फ्रेश रहता है। आपने पॉइंट्स नोट कर लिए ना, तो लास्ट में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा जल्दबाजी में, आपको वो लिखा हुआ होगा। मैंने तो इतनी बड़ी मिस्टेक की, तीसरे मेंस में मैंने ये मिस्टेक किया। जब मैंने डिफेंस का पेपर दिया था, तो एक रूल होता है आपका कि पीसीएस में कि 2 पार्ट में पेपर आता है, और एक पार्ट से मिनिमम 2 तो करना जरूरी होता है, और 5 करने होते हैं। मतलब 8 क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट पार्ट में 4, सेकेंड पार्ट में 4, और आपको दोनों सेक्शन से मिनिमम 2 करना जरूरी है। और मुझे इतना अच्छा पेपर आ रहा था कि मैंने एक सेक्शन से ही 4 कर दिए और एक से केवल 1 किया। तो मेरे पूरे के पूरे 40 नंबर तो इसी में कट गए, वो क्योंकि वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा। तो इसी वजह से शायद 2016 में फिर भी मेरा मेंस में हुआ, ये मिस्टेक करने के बाद भी मेंस हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि मेंस के नंबर आपके बहुत मैटर करते हैं। इंटरव्यू का मार्क्स तो 80 to 140 होता है पीसीएस में, मिनिमम 80 है, मैक्सिमम 140 है। तो अगर आपने मेंस में कट ऑफ से 60-70 मार्क्स ज़्यादा ले आए हैं आप, तो आपका सिलेक्शन किसी ना किसी पोस्ट पे तो होना ही है। तो बहुत ज़्यादा आप इंटरव्यू की टेंशन ना लेके पहले अपना फोकस मेंस
मेंस पे करें, क्योंकि वहाँ नंबर स्कोर करना ज़्यादा आसान है। वहाँ पे आपके पास 8 पेपर हैं, धीरे धीरे दो 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 चार चार नंबर आप यहाँ पे कर लोगे। और इंटरव्यू में नहीं पता होता है आपको कि आपका कैसा हुआ है और कितने मार्क्स मिलेंगे। मैंने 4 बार दिया है, मेरे चारों बार अलग अलग मार्क्स रहे हैं। कभी मुझे लग रहा है पहली बार वाले में ज़्यादा मिले थे, जॉब वाले में के बाद मुझे कम मिले। अभी वाले मार्क्स आए नहीं हैं तो उसका अभी मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन अगर आप लोग इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सुनना चाह रहे हो तो मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। अभी मैं इस बार वाले इंटरव्यू में जब गई थी तो चाहे आप कितनी बार भी इंटरव्यू दे चुके हो, एक मन में घबराहट सी तो होती ही है जाते हुए। बोर्ड ने मुझे बैठने के लिए कहा और पहला पहला ही क्वेश्चन उन्होंने बोला, आप आपका ग्रेजुएशन क्या है, आपके ऑप्शनल्स क्या हैं, आपका अगर कोई जॉब कर रही हैं। वो 4 क्वेश्चन उन्होंने सीधे पूछ लिया, अगर आप कोई जॉब कर रही हैं तो बता दीजिए। सारा कुछ मैंने बताया। तो पहला ही क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से उठा था, कौटिल्य की गुप्तचर नीति क्या है। मैं चूंकि मेंस मैंने 1.5 साल पहले दिया था, मैं इतना पढ़ के नहीं गई थी सर। मुझे लगा ये सब नहीं पूछेंगे। मुझको याद नहीं थी गुप्तचर नीति, थोड़ा बहुत याद था पर इतना भी नहीं था कि मैं बहुत बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकूं। बार बार वो मुझसे कह रहे गुप्तचर नीति क्या थी, सैन्य नीति क्या थी। आज मुझे पता होना चाहिए लेकिन मुझे पता नहीं था इतना एग्जैक्ट। उन्होंने बोला कि आज में क्या इम्पैक्ट है फुल है आजकल, वो क्या कुछ यूज हो रहा है आज की सैन्य नीति में, जैसे पहले कौटिल्य की सैन्य नीति थी। तो मैंने जब मुझसे बार बार पूछ रहा था तो मैंने कहा सर मुझे विदेश नीति याद है उनकी। तो उन्होंने, आप ऐसा बोल सकते हैं, मतलब माहौल को देख के आप बोल सकते हैं, माहौल बहुत सही था। तो बोले हाँ अच्छा विदेश नीति बताइए। मैंने विदेश नीति बताया। उसके बाद मुझसे कौटिल्य और मैकियावेली में डिफरेंस और समानता ये पूछा गया, और प्लेटो से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए। पॉलिटिकल साइंस जहाँ वो आपका ऑप्शनल सुना तो उससे क्वेश्चन किया, फिर डिफेंस स्टडीज से कुछ क्वेश्चन किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है। तो मैंने फ्रैंकली बोला, मैंने कहा सर मैंने 2014 में पहली बार दिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 15 में मेरा इस पद पे हुआ, 16 में मेरा नहीं हुआ, और सर मैं लगातार दे रही हूँ क्योंकि मुझे जिस पद पे चयन चाहिए वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो कहते हैं अच्छा अच्छा चलिए। मैंने कहा सर चौथी बार मैं दे रही हूँ एसडीएम के लिए। तो अच्छा, फिर मुझसे वो ये जिस पद पे मैं सिलेक्ट हुई हूँ, खैर क्वेश्चन भी उसी पे हुआ था कि अगर आपको डिप्टी एसपी बना दिया जाता है तो कैसे आप मैनेज करेंगी, महिलाओं की इतनी समस्याएं हैं, समाज में स्वीकारता नहीं है, भले ही महिला कुछ भी करे लेकिन वो लोग आज भी समझते हैं कि वो नहीं बढ़ सकती, दोनों चीज कैसे मैनेज करेंगे, आप अपनी फैमिली कैसे मैनेज करेंगी। सारे आंसर्स उन्होंने खुद ही बोल दिए। आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हों, आपको कोऑपरेट कर रहे हों, आपके सास ससुर भी बहुत अच्छे होंगे, आपको कोऑपरेट कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आएगी, आप कैसे मैनेज करेंगी। तो मैंने बोला कि सर, एक तो सारे आंसर मैंने खुद ही दे दिए थे सर। तो मैंने बोला कि सर जब समस्या आती है तो उसका समाधान भी निकाला जाता है, और मेरा व्यक्तिगत जो दायित्व है वो मेरा व्यक्तिगत दायित्व रहेगा, और मेरा जो समाज के प्रति दायित्व है मुझे उन दोनों में सामंजस्य बनाकर चलना है। और जब मेरे समस्या आएगी तब मैं उसका समाधान भी ढूंढूंगी। और आजकल मैंने एग्जांपल्स दिए जो कि मेरे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने एग्जांपल दिया, जो मेरी जॉइंट कमिश्नर मैम वगैरह हैं वो लेडी ही हैं और वो कैसे मैनेज कर रही हैं। तो मैंने बोला कि सर मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस देखे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है ये तो मैनेज कर लेंगी, ये स्मार्ट है, उन्होंने बोला। तो कुछ चीज़ें आपके उससे आ जाती हैं, जैसे मैंने अपना बता दिया था कि मैं आगरा की रहने वाली हूँ। तो फिर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट था मेरा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से क्वेश्चन हुआ तो वो आपको निगेटिवली क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं कि गवर्नमेंट के लिए निगेटिव बोलेंगे कि कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर रही है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कुछ नहीं हो रहा है, इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं, मेक इन इंडिया फ्लॉप हो रहा है। तो आपको सपोर्ट करना है वहाँ पे चीज़ों को, आपको ये बोला हाँ सर ऐसा लग रहा है लेकिन ये चीज़ें भी हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं और आगे प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे मेरे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी बोला कि सरकार कुछ नहीं कर रही कुछ नहीं कर रही। तो मैंने जहाँ अपनी स्कीम्स बताना शुरू किया डिपार्टमेंट को उन्होंने मुझे चुप करा दिया। वो आपके कॉन्फिडेंस से समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे लेंगे। जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, लेकिन वो कुछ कुछ बोर्ड इतना कोऑपरेटिव होता है कि अगर आपने 2 मिनट का पॉज लिया और उनको समझ में आ रहा है कि आप नहीं दे पाएंगे इसका आंसर, तो अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए थे क्योंकि हम लोग 3 साल से जॉब कर रहे हैं तो उस चीज़ का ज़्यादा अब हो गया है। पॉलिटिकल साइंस के एक एक
थिंकर और उनका आइडियोलॉजी नहीं याद रहती इतनी, वो तो मेंस के टाइम पे याद रहती, क्योंकि गैप भी इतना हो जाता है, अभी रिजल्ट भी इतना लेट आता है, तो कंटिन्यूटी थोड़ा सा कम हो जाती है। कुछ आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, जैसे मुझे 2015 वाले में पूछा था कि अगर आपको एक पार्टी है उसमें आपको नेता बना दिया गया है, और दूसरी पार्टी वाला आपको कोई अच्छी पोस्ट ऑफर कर रहा है उसमें राजनीति में, तो आप क्या करेंगे? अपनी पार्टी छोड़ देंगी या दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? ऐसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। या फिर उन्होंने पूछा कि आपके समझ दो तरह कोई दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, तो क्या ऐसी दो चीजें हैं जिनको सोचते हुए आप उनको चूज करेंगी? कि अगर कोई समस्या आती है आपके सामने, तो क्या दो चीजें हैं जिनको देखते हुए आप ऑप्शंस को चूज करेंगी? आपको एसडीएम बना दिया जाता है, तो आप क्या अलग करेंगे? आप करके बताइए कि जैसे आपने बोल दिया महिलाओं के लिए अच्छा कार्य करेंगे, तो केवल ये नहीं है कि आपने स्कीम्स पढ़ ली हैं, आपको उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बताना है कि आप क्या अलग करेंगे। वो तो सभी लोग कर रहे हैं। फिर अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है कि इंजीनियरिंग का आप क्या अलग कर सकते हैं? इंजीनियरिंग आपने किया है तो उससे आपको यहाँ आने से क्या फ़ायदा मिल रहा है? मतलब मेरा जो एक्सपेक्टेड नहीं था सर कि चौथे इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा जाएगा कि आपने इंजीनियरिंग क्यों किया। और वो पूछा गया, मतलब मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा ये क्वेश्चन नहीं होगा, अब तो उन्हें पता है कि आप सिलेक्टेड हो ऑलरेडी, बट ये क्वेश्चन हुआ कि आपने इंजीनियरिंग क्यों किया, आपने पैसे क्यों बर्बाद कर दिए, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो वो चीज़ों के जवाब देने होते हैं। कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है कि आप सोच रहे हैं कि ये दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे। बस आप जो रियल है ना, जो रियल था मेरा, मुझे अवेयरनेस नहीं थी। मैंने बोला कि सर जब मैं जिस टाइम पे मैंने ऑप्ट किया था, मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ये सिविल सर्विसेज ऐसे भी हो सकता है, या क्या करना है, कहाँ जाना है फर्स्ट ईयर में मुझे। तो मैंने ये कर लिया। उसके बाद जब मुझे अवेयरनेस हुई थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तो मैंने अपनी तैयारी के लिए इधर आगे बढ़ी। तो मैं बस पॉलिटिकल साइंस के लिए तो ये कहना चाहूँगी कि कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया, मेरे मार्क्स कम हुए और ज़्यादा हुए हों, कि मुझे कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना है या ये पॉलिटिकल साइंस में कम मार्क्स आ रहे हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में कभी मत लाइए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो जिस चीज़ को आप कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, उसी को और बेहतर करने की कोशिश करिए। आप लगातार उसी चीज़ को पढ़िए, रिवाइज करिए। और मतलब सर के नोट्स तो इतने ज़्यादा बढ़िया हैं, वन लाइनर डेफिनीशंस हैं, वो तो कुछ कुछ हेडिंग्स आप अलग से डाल दीजिए। जैसे क्वेश्चन शुरू हो रहा है इंडिया यूएस रिलेशनशिप में भी जैसे हम लिख रहे हैं, तो सर ने कुछ कुछ चीज़ें बताई कि वहाँ की राजनीति कैसी है, वहाँ की जनसंख्या कैसी है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, इंडिया की कैसी है, अमेरिका की कैसी है। वो छोटा सा एक कंपैरिजन, वो चीज़ आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर सकते हैं शुरू करने के लिए। तो वो मुझे लगता है सारी चीज़ें हेल्पफुल रही हैं। और जो सर ने पढ़ाया है वो डेफिनेटली अलग था, इसीलिए शायद मेरे मार्क्स दोनों ही सब्जेक्ट में अच्छे आए, पॉलिटिकल में भी अच्छे आए, डिफेंस में भी अच्छे आए। मैम, पूरी तैयारी के दौरान आपने आपकी दिनचर्या कैसी थी और उसके दौरान जो तकलीफें आई आपने उसको कैसे हैंडल किया? जब मैं यहाँ पे थी दिल्ली में कोच क्लास कर रही थी, तब मैंने सिर्फ उस टाइम पे क्लासेस करती थी, सर का जो था कोचिंग में रिवाइज करती थी। इसके बाद मैंने 2014 में मैं वापस से इलाहाबाद गई, जब मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। उसके बाद चूंकि कंटिन्यू कंटिन्यू एग्ज़ाम्स होते रहते थे, मेरा केवल ये नहीं था कि मैं पीसीएस का ही एग्ज़ाम देती थी, मैं थोड़ा सा अपने आप को कंटिन्यूएशन में बनाने के लिए एसएससी और बैंक्स वगैरह के एग्ज़ाम भी देती रहती थी, क्योंकि उससे मेरा सीसेट हमेशा अपडेट अपडेट रहता था, मुझे कभी पढ़ना नहीं पड़ा सीसेट के लिए। तो मैं एग्ज़ाम के टाइम पे अगर अपनी दिनचर्या बताऊँ, मैं थोड़ी सी वैसी हूँ, मेरे जैसे आप लोग मत फॉलो करिएगा, मैं सोने वाली हूँ जैसे सर को पता है। मैं लेकिन जिस टाइम पे एग्ज़ाम होता था, अब ये था कि इतना कम टाइम बचा है, तो फिर मैं डिनर करती थी रात को 10 बजे, और 10 बजे बैठती थी और सुबह 8 बजे तक पढ़ती थी, और फिर मैं ब्रेकफास्ट करके फिर सो जाती थी। दोपहर में फिर मेरा रात से यही शुरू होता था। तो 8-10 घंटे कंटिन्यू पढ़ा है मैंने। वो कैपेसिटी लानी पड़ेगी जब आपको एग्ज़ाम हो। वैसे आप लोगों को रेगुलर 6 to 7 आवर्स तो पढ़ना ही चाहिए, रोज आपको पढ़ना चाहिए। और एक टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। टाइम टेबल हमेशा मैंने जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे कि आपको ये टारगेट इतने दिन में पूरा करना है, तो वो फिर ढीला ढीला चलता रहेगा, क्योंकि वो आपको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर पाओगे ना कि आज जितना करना था।
तो हर चीज़ का टाइम टेबल ज़रूर बनाइए, जब एग्ज़ाम पास आ जाए तो बिल्कुल उसको डिवाइड करिए कि इस दिन में इतना 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 करना है, जीएस के ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये बुक्स ख़त्म करनी है, पॉलिटिकल साइंस इतने दिन में ख़त्म करनी है। तो वैसे तो अभी एग्ज़ाम नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा कंटिन्यूशन में ही रखिए कि और सबसे बड़ी चीज़ जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को आप डेली 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 पढ़िए। मुझे जो अपनी समस्याएं समझ में आई हैं, क्योंकि जॉब में आने के बाद थोड़ा सा हम लोग लापरवाही कर देते हैं, इतना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मुझे समझ में आया कि ये तो सब कुछ हम नया नया लग रहा है, क्या क्या कौन सी घटना हो गई पता ही नहीं चल रहा है। तो वो चीज़ होती है जब आप अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं या डेली मैगजीन्स नहीं पढ़ते हैं, और डेली मैगजीन भी पढ़ेंगे और अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप अगर रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो मैंने 10 दिन में ही इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर पढ़ा तो लगा कि ये कितना हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ें इसी से तो पूछ रहे हैं मॉक इंटरव्यू में या इंटरव्यू में क्या हो रहा है, ये सब न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है। तभी आपको मैगजीन भी समझ में आएगी लास्ट में। अगर आप एकदम से मैगजीन लेके बैठ गए और आपने कुछ रोज रोज पढ़ा नहीं है तो वो फिर समझ में नहीं आएगी। कम से कम 3 बार तो आपको पढ़ना चाहिए, मतलब चाहे वो करंट अफेयर्स की मैगजीन हो, एग्ज़ाम में जाने से पहले 3 बार तो आप उसको रिवाइज करके जाएं, तभी वो आपको वहाँ पे याद रहेगी। सर की नोट्स हैं उसको भी रिवाइज करें, और पॉइंट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स वाइज ही सर नोट्स बनवाते हैं, और सर का जो हैंडआउट्स भी देते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। अगर मेरे कुछ बहुत टॉपिक्स छूट गए थे तो वो मैंने सर ने जो दिया था उसमें प्रिंटेड नोट्स उसी से ही तैयार किया था। बाकी हम सर ने यहाँ आईएएस की सर हम लोग ने की थी थिंकर्स, तो कुछ पीसीएस में अलग थिंकर्स थे। तो ओपी गाबा करके एक बुक आती है, उसमें कुछ नेहरू जी, अंबेडकर और ये 2-4 थिंकर पीसीएस में अलग हैं आईएएस से। सबसे बड़ी बात है आप सिलेबस देख के पढ़ाई करें, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखें। जब मैंने पहली बार या जितनी बार भी मेंस दिया है, पहले मैंने लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस को एक बार देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ पढ़ने बैठ जाएंगे आप लोग। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ के गई हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने एंशियंट हिस्ट्री कभी पढ़ी ही नहीं है। मैंने कभी नहीं पढ़ी एंशियंट हिस्ट्री, मुझे अच्छी भी नहीं लगती। तो कभी हर चीज़ करने के लिए नहीं होती है, कुछ क्वेश्चंस जिस चीज़ में आपका कमांड है उस चीज़ को बहुत अच्छे से आप करके जाएं कि वो तो नहीं गलत होना चाहिए कम से कम, या चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। अब तो पीसीएस में भी मेंस सब्जेक्टिव हो गया है इस साल से। दूसरी चीज़, अगर एक बार नहीं होता आपका, जब 2014 में मेरा नहीं हुआ था तो मुझे बहुत बुरा लगा। पहली बार में मैंने इंटरव्यू दिया तो होप बहुत बढ़ जाती है, आपका मेंस में नहीं होता तो उतनी होप नहीं होती, फिर होप बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे आपको उसमें मतलब अपने आप को रिकवर करना है कि आप अपने पहली बार या दूसरी बार में निकाल लिया है, तो आपने अगर ईमानदारी से तैयारी करी है तो आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है, चाहे वो आज होगा या कल होगा। आपको अपनी होप नहीं छोड़नी। मैंने तो जॉब में रहने के 3 साल तक एग्ज़ाम्स दिया है, और जॉब में रहने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है हम लोगों को। ये वाले इंटरव्यू में तो सर मैं अपना डीसी से लड़के गई थी, मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे वो एग्ज़ाम में इंटरव्यू में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको अपना कंसंट्रेशन, अगर आपके अंदर विल है कि मुझे करना, जिस दिन वो विल खत्म हो गई उस दिन तो फिर आपको बहुत सारी समस्याएं दिखाई देंगी कि ये भी हो रहा है मेरे साथ, वो भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन जिस दिन, जब तक आपके अंदर है कि मुझे एसडीएम ही बनना है या आईएएस ही बनना है या आईपीएस ही बनना है, तो आप सारी समस्याओं को एक तरफ कर दोगे। जब आप यहाँ तक आए हो, आपके साथ बहुत सारी होप है आपके फैमिली वालों की, और फैमिली वाले आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब जब मेरा नहीं होता था तो घर पे मेरे फादर ने बोला कि तुम तैयारी करो, जब तक तैयारी करोगे हम तुमको पढ़वाएंगे। हम मतलब जब तक तुम हम अपने अचीव नहीं कर लेती वो गोल को तब तक तैयारी करो। तो वो सपोर्ट बहुत होता है। जब आप लोगों को डिमोटिवेशन होगा, बीच बीच में होगा, जैसे कोई कोई एग्जाम्स में नहीं निकला, तो आप अपने फैमिली में ज़रूर शेयर करें चीज़ों को। अपने घर वालों से ज़्यादा जो इमोशनल सपोर्ट होता है, फ्रेंड्स आपके आपको सपोर्ट करेंगे। तो सर ने भी टाइम टाइम पे बहुत इनकरेज करते रहते हैं। तो मतलब आप लोग मन से लग जाइए ना तो सिलेक्शन होना ही होना है। और सब्जेक्ट आपका ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जीएस में भी बहुत सारा कुछ आईआर का आता है, पॉलिटिकल साइंस का आता है, पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, प्री में हो या कि कोई भी हो, तो वो चीज़ तो आप लोग की सही होनी ही होनी है।
तो बेनिफिट आप लोगों को उन लोगों से ज़्यादा मिल जाता है। और सर कोई चीज़? सर मैंने किसी की सुनी ही नहीं है। मैंने सर कभी चाहे मैं इलाहाबाद में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, मैंने कभी जो ये बातें होती हैं, जो टॉक्स होती हैं ये दुकानों पे जाके और खड़े होके, मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये नहीं लेना वो नहीं लेना। मुझे सर बस मेरे मन में आया कि मैं आईआर कर सकती हूँ, पॉलिटी कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ आपका नाम पता चला था सर, मैंने कोई दूसरा नाम भी नहीं पता किया। और ये सब चीज़ों में मत जाइए, आप अपने आप पे देखिए कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और लोगों की बातों पे तो बिल्कुल मत जाइए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे चारों साल अलग अलग नंबर आए हैं मेंस में, तो इसका मतलब कभी कम आया है कभी ज़्यादा है, तो उससे ये तो नहीं हो गया कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट खराब हो गया। हर सब्जेक्ट में होता है, हमेशा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। Right guidance, approach, and determination are major determinants for achieving sure shot success in civil services examinations. We at Saraswati IAS recognize your abilities and hone them according to needs and demands of this extremely competitive examination. The institute is led by Mr. Rajesh Mishra, a BHU alumnus with more than 16 years of experience in guiding thousands of students towards their dream, a visiting faculty to reputed institutes like SPIPA, Drishti and Utkarsh, author of 3 bestseller books in Hindi on political science published by Orient Black Swan, which have been widely acclaimed. We provide an end-to-end guidance for both civil services as well as NET GRF exams. Our up-to-date test series for political science completely suits the current UPSC trend. 12 questions from our test series were same as asked by UPSC in political science mains this year. This bears the testimony of our proven track record of a comprehensive evaluation methodology according to contemporary demands of the exam. Recently, we have started an online program wherein we conduct live classes Monday to Saturday with recordings available at a nominal fees of 31,000 rupees, which assures students an extra zing to their preparation. Our application can be downloaded using the below link. Our achievements speak for themselves. Over the past decade, our results have been consistent, with 4 selections each in CSC 2017 and 2016 and 3 selections this year. Few of our latest selected candidates include 23-year-old Neetu, IAS Manipur cadre, who scored maximum marks in Hindi medium for political science, 312 out of 500 marks in 2016, and Pooja, who secured All India rank 111 in 2017 from English medium, and Jitendra Yadav this year, who scored 308 out of 500 marks in political science from English medium. Come, join us for right direction and guidance to your earnest journey and give a launchpad for your civil services dreams. सुधार एज सच 2014 में पैटर्न अलग था। जब मैंने पीसीएस का दिया था तो तब प्रिंटेड क्वेश्चंस नहीं आते थे, पेपर अब प्रिंटेड होके आने लगा 2015 से। तो उस टाइम पे राइटिंग स्किल अलग थी, तब वर्ड्स नहीं डिवाइडेड थे कि इतने वर्ड्स में ही लिखना है या इतने पेज में ही लिखना है। उसके बाद जब ये आपका अब प्रिंट होके आने लगा है, इतनी जगह में ही लिखना है, इतने वर्ड्स में ही लिखना है, तो आपको बिल्कुल कंसाइज लिखना है। लगभग 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लीजिए किसी भी क्वेश्चंस को कि क्या पूछा है, पहले उसका एक इंट्रो दे दीजिए फर्स्ट पैराग्राफ में, फिर मेन उसमें किस चीज़ की बात की गई है उस चीज़ की बात करिए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखिए। कंक्लूजन आप लिखिए वो जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, कि उससे ये देखना चाहिए कि आप सुधार करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आप पॉजिटिव चीज़ें लिखें, आप नेगेटिव चीज़ें भी बताएं उसकी कि ये चीज़ हो रहा है, इससे लगेगा कि आप प्रैक्टिकल हैं, आप सोच रहे हैं दोनों तरीके से। और लेकिन जो कंक्लूजन होना चाहिए वो एक लगना चाहिए कि एक सिविल सर्वेंट आप कोई सुझाव दे रहे हैं और समाज में उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो
बहुत कुछ अलग डिफरेंस नहीं, नोट्स सर की वही थी, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका, कुछ नई चीज़ें, करंट अफेयर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिलेट कर सकें, कोई भी आईआर का क्वेश्चन है, कुछ भी देशों के बीच समझौते हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, यूएस चाइना, यूएस इंडिया, उन चीज़ों को भले ही पूरा ना लिख पाए, पॉइंट टू पॉइंट उसका लिख दें कि ये चीज़, ये समझौता, ये सामरिक समझौता, ये कॉस इंडिया और यूएस के बीच सैन्य समझौता ऐसा ऐसा वाला हुआ, ये नाम था, भले उसको समय कमी की होने की वजह से आप उसको डिटेल ना कर पाएं, लेकिन आप वो पॉइंट पॉइंट लिख दें, क्योंकि वो अच्छा दिखाई देता है। मतलब अगर आपने बहुत पैराग्राफ लिख दिया तो वो पढ़ने का आपको भी मिलेगा तो मन नहीं करेगा, थोड़ा सा वो डिवाइड होगा तो देखने में अच्छा भी लगता है। मैम अभी हम लोग नियोफाइट हैं और हम लोग का स्ट्रेटजी जो होता है पढ़ने का वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत सी कमियां हो जाती है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसके बावजूद भी नहीं लिख पाते हैं। मैंने जितनी बार भी एग्ज़ाम दिया है वो ऐसे दिया है कि बस हाँ 20 दिन बचे हैं, अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो देना है मेंस, और बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने नहीं की है। जो यहाँ पे क्लास में सर ने कराई थी वही बस किया है, मैंने पर्सनली नहीं किया। थोड़ा सा लास्ट ईयर के बस मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने लिख के तो नहीं देखा, लो आप लोग मत करिएगा पर मैंने सीधे जाके एग्ज़ाम में ही लिखा है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं करी है, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना आपको अपनी कमियां पता चलती जाएंगी, कि जैसे आप लोग सर से भी चेक कराते होंगे या मॉक टेस्ट होते होंगे तो उस पर कमियां पॉइंट आउट होती होंगी कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो करते करते आपको आ जाएगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगी आपको अपने मिस्टेक्स। तो कोचिंग का नोट्स होता है ना, लास्ट में आपको वही काम आता है, मतलब आप बुक्स पढ़िए, आप बेसिक्स बनाइए, लेकिन लास्ट में आपको कोचिंग का नोट्स काम आता है, तो एक क्रम बना रहता है उससे। और आप, अब चूंकि मैंने आईएएस का मेंस अभी तक नहीं दिया है, मैंने पीसीएस का दिया था और अभी तक उसमें सब्जेक्टिव नहीं था, पीसीएस में ये ऑप्शनल, वो ऑब्जेक्टिव ही है अभी तक, तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा ये इकोनॉमी वजह। हम्म। किसी भी चीज का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है कि आपने ये दिया तो वही उनको अच्छा लग जाएगा, आपने ये दिया, आप अपना आंसर दीजिए जिसमें आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखे, ये नहीं लगे कि आपने किसी का कॉपी करके बोल रहे हैं। आप किसी का कॉपी करके बोलेंगे तो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, या फिर वो आंसर वहाँ निकलेगा ही नहीं। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है कि आप भले ही कितना, मैं भी बहुत कुछ तैयार करके गई थी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्यों है और यहाँ क्यों आना चाहते हैं, ये सब चीज़ें का आंसर तैयार किए थे, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो वो रियलिटी ही निकलती है जो आपके साथ एक्चुअल में हुआ होता है, किस लिए आप एक्चुअल में आना चाह रहे हैं इस सर्विसेज में, जो बिल्कुल प्रेस्टीज के लिए आना चाह रहे हैं, बिल्कुल समाज में सम्मान के लिए आना चाह रहे हैं, बिल्कुल देश सेवा के लिए आना चाह रहे हैं, समाज में बदलाव करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वो बोलिए जो आपका आंसर हो, किसी का सुन के या रट के नहीं, क्योंकि वो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। आप बताइए आप क्यों तैयारी करने आए हैं ये चीज को आप सोचिए कि आप दो क्यों तैयारी करना चाहते हैं। जब तक आपका ये गोल नहीं क्लियर होगा कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ, क्यों मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आया हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या मिलेगा लाइफ में, मेरा फ्यूचर गोल क्या है, तब तक आपका तैयारी में उतना मन नहीं लगेगा। आप अपना पहले गोल। हॉबीज में अभी तक मेरे साथ तो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं किसी भी बार मेरी, वैसे तो केवल डांसिंग रखा था मैंने हॉबी, तो अभी 4 इंटरव्यूज में तो मेरे साथ क्वेश्चन नहीं हुए, लेकिन कुछ लोगों के साथ कुकिंग वगैरह में, जैसे सिंगिंग वगैरह में गाने भी सुन लिए गए, कुछ लोगों से स्केच भी बनवा लिया जाता है, वहाँ पेन पेंसिल रखा हुआ है कि एक लड़की का फोटो बनाइए एक लड़के का फोटो बनाइए। अब मुझे नहीं पता उससे क्या वो जज करते हैं, लड़की का फोटो बनाया लड़के का फोटो बनाया, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं वहाँ पे, आपसे बनवा सकते हैं कुछ भी, या सिंगिंग गाना भी सुन सकते हैं, कि सबके साथ अलग अलग होता है, किसी को लगता है बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है, मार्क्स वैसे आ जाते हैं, पर आप मेन जो चेक है वो आपके कॉन्फिडेंस का चेक है, आपकी पर्सनालिटी का चेक है, क्योंकि नॉलेज तो आपका पहले से चेक हो चुका है प्री और मेंस में, तो कोई भी आपका वो क्वेश्चन का बेस्ट आंसर नहीं सुनना चाह रहा है, वो आपकी पर्सनालिटी चेक करना चाह रहे हैं।
नहीं, डर 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 तो मुझे कभी नहीं लगता, डर तो मैं निकाल के जाती हूँ बिल्कुल। आप उस टाइम पे बस ये सोचिए कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। मैंने इतनी तैयारी करी है। मेरे फादर मुझको यही कहते थे, जैसे मेरा कोई पेपर जिसमें मेरे 292 मार्क्स आए थे डिफेंस में, और मैंने अपने फादर को फ़ोन करके बोला पेपर नहीं अच्छा हुआ है, तो उनका ये जवाब था, क्योंकि उनको मेरी कैपेसिटी पता है, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ है तो किसी का अच्छा नहीं हुआ होगा, कट ऑफ कम जाएगा। जब तुमने इतनी तैयारी करी है और तुम्हारा नहीं अच्छा हुआ, इसका मतलब पेपर टफ आया होगा। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, दूसरों का मत सोचिए। तो वो धीरे धीरे आपका करने से ही प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ेगी आपकी करने से। मैंने तो जब पहली बार लिखा था तो मैं फर्स्ट पेपर हिंदी का था, सेकंड पेपर एसे का था। एसे मैंने वर्ड लिमिट इतनी थी नहीं, तो पीसीएस में कॉपी, अब कॉपी भी ले सकते थे आप एडिशनल। पहला एसे मैंने 10 पेज का लिखा था, अगला एसे मैंने 11 पेज का लिखा था, दूसरा एसे मैंने 12 पेज का लिखा था। और मतलब मेरी तैयारी इतनी कम टाइम पे थी कि मैंने मेन कुछ इशूज तैयार किए थे। एक मंगलयान पे तैयार किया था, उस टाइम पे मंगल मिशन हुआ था 2014 में, और एक मैंने राजनीति पे तैयार किया था, तो और एक मैंने लोकतंत्र पे तैयार किया था। उसी टाइम पे 2014 का इलेक्शन हुआ था, और वो तीनों ही ऐसे वो आ गए थे, अलग अलग सेक्शंस में आ गए थे। बस वो लोकतंत्र पे मैंने एक जनरल ऐसे तैयार किया था, पर क्वेश्चन आ गया था कि 2014 का लोकसभा चुनाव, तो उसके लिए मैंने कुछ पहले से आंकड़े पढ़े थे कि ये इतने प्रतिशत वोट पड़े हैं, इतने ये वाला चुनाव था, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो वो चीज होती है ना कनेक्ट करने की। ये जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत आदर्श पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वही आ जाएगा। वो होशियारी आपकी उसमें है कि आपने जो जो पढ़ा उस टाइम पे आप उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। मैंने सिर्फ एक आधे पेज का वो पढ़ा हुआ था कि ये क्या डेटाज हैं लोकसभा चुनाव के, और उसको पूरा मैंने 11 पेज का ऐसे लिखा था कैसे बनाया होगा। वो चीज़ आपकी स्ट्रेटजी वहाँ काम करती। ऐसे कभी वो नहीं आता जो आप पढ़ के जाते हैं। आपको हमेशा वहाँ पे उसकी क्या भाषा है, उसमें महिलाओं का, जैसे एक राजनीति का ही आया था 2015 में, राजनीति में मानवीय मूल्यों का प्रभाव ऐसे करके आया था। तो फिर मैंने उसको पॉलिटिकल साइंस से कहीं ना कहीं कनेक्ट किया था कि तब ऐसा था तो वैसे होता था, और सर ने कुछ कुछ चीज़ें लिखवाई थी। तो वो आपकी होशियारी उस टाइम पे यही है कि आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको ऐसे में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो वही अच्छा होता है, और उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खोल सकें, वही कितने प्रभाव खोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझको ये कहा, अब जैसे लोगों की बातें मैं बता रही हूँ कि आपने वो 10 पेज का क्यों लिख दिया, आपने 12 पेज का क्यों लिख दिया, वो नंबर कट जाएंगे। वो अपने वर्ड लिमिट 750 की होती है, आपने इतना ज़्यादा लिख दिया, आपके वो कट जाएगा, सब कुछ चेक नहीं होगा। मेरे 110 नंबर आए थे 150 में। मैम, जो आपने 2014 से 2017 के दौरान एग्ज़ाम के खुद को मोटिवेट कैसे किया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। 2014 और 15 का जब मैंने एग्जाम दिया था तब तो मैं इलाहाबाद में थी, क्योंकि 15 तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 15 वाला जब सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद ये था कि 5400 ग्रेड पे ऑलरेडी था मेरा जिस जॉब में मैं हूँ, और फिर भी एक ये था कि एसडीएम के लिए अभी देना है। तो मतलब मैं ये नहीं सोचा कि जर्नी यही ख़त्म हो गई। मतलब मेरे जो सराउंडिंग में जिस जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, पहले तो लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं हो सकता है। मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, बांदा से हूँ, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा ये माहौल नहीं है कि लोग तैयारी करने आते हैं। और मेरे सिलेक्शन होने के बाद कम से कम 10 लोग को तो मैंने इलाहाबाद भेजा है कि ये दीदी का हो गया तो हमारा तो हो ही जाएगा, ये तो हमारे साथ ही रहती हैं, हम तो जानते हैं इनका हो गया तो हम लोग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर है जो वो अपना टीचिंग लाइन में लगी हुई थी, बीएड बीटीसी कर रही थी। तो पापा ने उसको बोला कि तुम क्यों नहीं ट्राई करती हो, जब दीदी का हो गया। उसने भी पहली बार दिया पढ़ के 2017 वाला इंटरव्यू, तो उसने भी इंटरव्यू दिया मेरे साथ पहली बार में, बट उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मोटिवेशन बस यही है कि मुझे लगा कि ये मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है ये सिलेक्शन, अभी मुझे और आगे जाना है। तो प्री भी दिया मैंने, तब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, 2016 का प्री दे दिया, क्योंकि उस तरह में तैयारी थी। फिर जब मैंने मेंस दिया तब मैं जॉब में आ चुकी थी। तो वो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है आपको, क्योंकि जॉब से आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आपको लगभग 10 दिन, बहुत ज़्यादा 15 दिन की छुट्टी मिल जाएगी मेन से पहले। वो तो आपको कंटिन्यूएशन एक, मतलब ऑफिस में जाओ आप और घर जब आओ तो उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो,
जैसे मैं करती थी, क्योंकि मेरी ये जॉब बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो 5 बजे आने के बाद मैं थोड़ा सा अपना रिवाइज कर लेती थी। तो ये आपके अंदर का मोटिवेशन है, आपके सराउंडिंग में है, आपके फैमिली वाले आपको हमेशा कहेंगे कि आप ऊपर अभी और जाओ। जैसे कभी मुझे लगता था कि अब बहुत हो गई पढ़ाई, अब 3 साल, मुझे नहीं लगता 3 साल तक जॉब करने वाले लोग फिर आगे सोचते हैं कि तैयारी करनी है। जब वो जॉब में सेटिस्फाई हो जाते हैं कुछ कारणों से तो नहीं करते लोग, लेकिन सेटिस्फाई जिस दिन तक नहीं होंगे आप, उस दिन तक आप एग्ज़ाम देंगे और आप तैयारी करेंगे। मैंने 18 वाला दिया है, बताइए मेरा 18 वाले प्री में नहीं हुआ। 4 साल तक मैंने इंटरव्यू दिया है, पर वो 2 नंबर से मेरा प्री में नहीं हुआ। पर मैंने 19 वाला भी दिया है, तो मैं अभी मतलब देती ही जा रही हूँ। तो वो भी एक मोटिवेशन है कि आपको अगर अपना लक्ष्य चाहिए तो आपको एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होना है। ग्रेड पे मेरा 5400 वो भी है, ग्रेड पे मेरा 5400 ये भी है, सैलरी दोनों में बराबर मिलेगी। लेकिन बस वही सेटिस्फैक्शन जो होता है, वो जो आपको चाहिए होता है, वो आप उसके लिए लास्ट तक लड़ते हैं जब तक आपको लगता है कि आप दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन तो आपके दिमाग में बहुत सारा होता है, किसी क्वेश्चन का आपको लग रहा है कि ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन कम शब्दों में उसी उसी जितना वो डिफाइन है एरिया कि कितने में आपको क्वेश्चन लिखना है, उसमें आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। भले ही मैं ये जो कहा मैंने कि आप पूरा पूरा पैराग्राफ ना लिखें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आयाम खोलें, उसमें जितना ज़्यादा आपको दिमाग में आ रहा है ना उसको अच्छे से प्रेजेंट करें। एक एक पॉइंट बना बना के कर सकते हैं आप चीज़ों को, तो सामने वाले को पता चले कि आपने इसके इतने तरीके से ये चीज़ सोची। तो प्रेजेंटेशन और इन्फॉर्मेशन दोनों में मैटर करता है, आपको बस उसको लिखने का तरीका आना चाहिए। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वो जगह ही भर जाएगी। जब आपने बात खत्म कर दी क्वेश्चन का, आप कहीं ना कहीं एंड करेंगे, कंक्लूजन देंगे, उसके बाद आपको कुछ और याद आ गया, तो अब उसको कैसे जोड़ सकते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप उस कंक्लूजन से जोड़ सकते हैं तो आप जोड़ लीजिए, और नहीं जोड़ सकते हैं तो अब फिर कुछ लिखने का मतलब नहीं है ना। अब तो नहीं है, जब अभी तक 2018 तक था, अब 2018 से सिलेबस आपका दोनों का सेम ही हो गया है, सब्जेक्ट भी एक ही हो गया है। जब तक मैंने दिया तब तक तो था, क्योंकि अब 2018 वाला मेरा नहीं हुआ तो मैंने उसका मेंस भी नहीं दिया है। तो आईएएस का थोड़ा सा मैं उतना फोकस्ड होकर तैयारी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पीसीएस में थोड़ा ज़्यादा एग्जाम देती रही। तो मैं आपको पीसीएस के लिए बेहतर स्ट्रेटजी बता सकती हूँ। आईएएस का थोड़ा सा मैंने अभी मेंस चूँकि नहीं दिया, मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाई उसमें, तो अंतर अभी अब तो लगभग सिमिलर हो गया है दोनों ही। Ma'am, as we are engineers and we have a habit to study overnight and get everything done in a sequential way. So does it help it out in the preparation period or not? मुझे लगता है कि जैसे हम इंजीनियरिंग में करते थे, वो लिखने की जो आदत है ना, वो बहुत सारा लिखने की और थोड़ा सा पता हो और बहुत सारा लिख डालने की, और हाँ बिल्कुल रात रात भर जो पढ़ने वाली आदत है वो मुझे लग रहा वहीं से है। तो मेरा थोड़ा सा मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाती थी मैं, मम्मी का हमेशा कंसर्न रहा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, 5 बजे उठ के पढ़ो, लेकिन वो फिर जब उन्हें समझ में आ गया कि मेरा यही तरीका है तो फिर घर वालों ने भी टोकना बंद कर दिया कि मैं फिर रात को पढ़ती थी, फिर सुबह तक पढ़ती थी। तो वो तो स्मार्ट स्टडी है ना, कि बहुत ज़्यादा मैं किसी चीज़ में आपको घुस के नहीं पढ़ना है कि ये भी उसको बिल्कुल निचोड़ ही डालें आप लोग। जो आपका सिलेबस है, जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। हर चीज़ को बिल्कुल उसका ज्ञाता नहीं बनना हम लोगों को इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। मैम क्वेश्चंस में 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एक जनरल एंड टफ्स। जनरल क्वेश्चंस में मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करें, या फिर टफ क्वेश्चन को मिनिमम इंफॉर्मेशन में अच्छे से रिप्रेजेंट करें। पहले तो अगर मैं पीसीएस वाले एग्जाम की बात कर रही हूँ तो उसमें 8 में से 5 आपको करने ही करने हैं, तो वो तो आपको पहले ही चूज करने पड़ेंगे। 4 जो क्वेश्चंस आते हैं, अब तो एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन हो गए हैं, तो मतलब 5 का मतलब है आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। तो वो आपको स्टार्टिंग में डिसाइड करना, जरूरी नहीं है कि आपको सारा कुछ आ रहा है, हो सकता है वो आपको 5 भी ना आ रहे हो, वो 5 में से एक 4 तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, एक तो ऐसा है कि बस उसकी वजह से आपने
कुछ सुना है। अब मैं तो कोई थिंकर छोड़ के गई थी और वो थिंकर आ गए थे, ग्रामस्की शायद आ गए थे। ग्रामस्की को मैंने उसमें पढ़ा था, किसी और थिंकर की आलोचना में पढ़ा था कि उन्होंने ये बोला था, ये बोला था, तो उन्होंने ये कह दिया। तो छोड़ के नहीं आना है आपको। अगर कोई बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो भी कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में होगा। मतलब मैंने दूसरे थिंकर में ये पढ़ा था कि इन थिंकर ने ऐसा कहा था तो इन्होंने उसका ऐसा बोला। तो वो चीज़ मैं लिख के आई थी, मैं उसको छोड़ के नहीं आई थी, बल्कि मुझे उस थिंकर का मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन आप छोड़ के आएंगे तो आपको बिल्कुल 0 ही नंबर मिलेगा, और कुछ कर लिख के आएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा तो उसको कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा। छोड़ के बिल्कुल मत आइएगा कोई भी क्वेश्चन। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा आ रहा है। अब चूंकि पहले ये होता था कि जो क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है 2014 तक, तो उसको सबसे पहले लिख दो कॉपी में, तो इम्प्रेशन आपका पहले से अच्छा बनेगा। अब जब से प्रिंटेड होके आने लगा है, तो अगर पहला क्वेश्चन मजबूरी में भी आपको लास्ट में करना पड़ा, वो नहीं अच्छा आता है, तो वो पहले ही पेज में छपा होगा। शायद आपको 8वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छा आता होगा, वो आपने शुरुआत में लिखा होगा, अच्छी राइटिंग होगी, अच्छा उसका टॉपिक होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, वो कॉपी के लास्ट में होगा। तो अभी इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब तो प्रिंटेड है। और अगर आपको पहला क्वेश्चन ही सबसे बेकार आ रहा है तो अब बेकार आ रहा है। वो फिर इम्प्रेशन जो एक होता है कि वो कॉपी खोलते ही वाला, तो मेरे साथ तो हुआ है 1-2 क्वेश्चन में। लास्ट के क्वेश्चन इतनी अच्छी हैंड राइटिंग, इतना अच्छा सब कुछ, और जब बाद में आए कि ये तो नहीं आ रहे हैं अब लास्ट में, तो वो होता है। अब कुछ नहीं कर सकते अगर नहीं आ रहा अच्छा तो। लेकिन करना पूरा है आपको, मतलब छोड़ना नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको उससे रिलेटेड आ ही रहा होगा। हाँ, इसमें क्वेश्चन है कि आपने ऑप्शनल को एग्ज़ाम से पहले कितनी बार रिवाइज किया। जैसे मैंने बताया, कम से कम 3 बार आपको रिवाइज करना ही करना है। एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले, जिस दिन आपका डेट होगा एग्ज़ाम, उस दिन तो आपको पूरा एक बार देखना ही देखना है। उससे पहले 2 बार आपको पूरा अच्छे से एक बार देखना है, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसमें गैप तो होता नहीं है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो आपको दोनों ही पेपर देखने हैं। और आप एक एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, आप घर को भी शाम को 5-6 बजे आ रहे हैं, तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको एक नज़र में तभी देख पाएंगे जब आपने पहले से उसको 1-2 बार पढ़ रखा होगा। तो 2 बार तो आप कम से कम उसे पढ़िए, और एग्ज़ाम में जाने से पहले पहले एक नज़र में पूरी कॉपी एक बार देखिए। और आप अपना नोट्स ही देख पाएंगे, बुक्स वगैरह ये नहीं देख पाएंगे लास्ट मोमेंट पे। या आपने कुछ अपने बुक्स में कुछ पढ़ा होगा, उसको अपने कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर लिया होगा, ऐसा कुछ आपको लगता है कि आप एडिशनल कुछ कर रहे हैं, तो वही सर वाले नोट्स में आप एक कागज़ स्टैपल करिए और वहीं पे अपना अपना पॉइंट्स लिख दीजिए, क्योंकि अलग से फिर आप कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे कि ये कहाँ लिखा था, वो कहाँ लिखा था। एक ही जगह पे आप लिखिए और उसी को ही रिवाइज करिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने ऑप्शनल के थिंकर्स एंड थ्योरीज को निबंध में भी प्रयोग किया था। मैंने थिंकर्स तो बहुत नहीं किया, लेकिन थ्योरीज का एक ऐसा आया था, राजनीति में मानवीय मूल्यों की करके कुछ ऐसे था, तो उसमें मैंने यूज़ किया था कि एक जातिवाद करके भी कोई ऐसे आया था कि अभी पहले जातिवाद का कितना प्रभाव था, अब कितना प्रभाव है। तो कुछ कुछ चीज़ें आप कनेक्ट कर लेते हैं जो आपने पढ़ी होती कोचिंग में। आपको बहुत ज़्यादा थिंकर्स के नाम नहीं लिखने, लेकिन आप उनकी आइडियोलॉजी लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं आप। जब आपका सब्जेक्ट है, आपने लिया है, तो वो चीज़ें आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। As you know that engineers are the last night study player, तो जो रिपीटेशन का जो इरिटेशन होता है उसको कैसे ओवरकम किया जाए। लास्ट नाइट स्टडी प्लेयर इंजीनियरिंग में अच्छा है, इसमें अच्छा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 1-2 दिन में पढ़ के निकाल लेंगे, तो वो नहीं होगा। खैर, आपको कंसिस्टेंट स्टडी करनी पड़ेगी। जो नाइट स्टडी करने का वो है कि आप कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है, बट ये इंजीनियरिंग जैसा नहीं है। सर बोलते रहते हैं कि मैक्सिमम रिपीटेशन करो, मैक्सिमम रिपीटेशन करो। नहीं, आप रिपीट करिए, वो तो बहुत अच्छा है। आप उसको जितना ज़्यादा, अभी आप लोग के पास टाइम है, मेरे पास हमेशा मुझे लगा कि टाइम नहीं है, तो मैं 2-3 बार ही पढ़ पाई। लेकिन आप रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कभी कभी मुझे अपनी कमियां लगती हैं कि ये चीज़ अगर ऐसी स्टडी मैंने रेगुलर की हो तो ये बहुत एक बार में ही निकल जाता। तो वो थोड़ा सा मेरी कमियां हैं कि वो मैंने लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा पढ़ाई करी है और रेगुलरिटी में उतनी नहीं कर पाई, थोड़ा सा जॉब की वजह से भी नहीं कर पाई। आप रेगुलरिटी में अगर करते हैं, जो सर बता रहे हैं, जो सर नोट्स दे रहे हैं, उसको आप
पढ़ के आते हैं और यहाँ पे सर से पढ़ते हैं और फिर एक बार घर पे जाके पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी और वो बहुत हेल्पफुल होंगी आगे आपके लिए। कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं वो जब आप उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम पे परेशान नहीं होना पड़ेगा जैसे मुझे होना पड़ता था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बार बार पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो मेरी कंटिन्यूटी उतनी नहीं थी। जब सर ने आपको उस टाइम कोई भी आइडियोलॉजी पढ़ाया होगा, और क्या आप उस आइडियोलॉजी से इंस्पायर होके और अपने स्टडी में कोई चेंजिंग किया था? जैसे कि अभी हम लोग दो आइडियोलॉजी पढ़ते हैं तो कुछ आइडियोलॉजी का इतना इम्पैक्ट पड़ जाता है तो अपना नहीं, मैं कभी किसी आइडियोलॉजी में इतना घुसी नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है आइडियोलॉजी, मतलब मैंने बस एग्जाम निकालने के लिए पढ़ा है। आप किस आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख के अपनी क्षमता कैसे आकलन कर सकते हैं कि हो सकता है उसको वो चीज़ 4 घंटे पढ़ के समझ में आती हो और आपकी पावर अच्छी हो, आप उसको 2 घंटे में ही पढ़ के समझ लें, आपको 6 घंटा लगे। तो किसी दूसरे से कंपेयर करके अपनी स्ट्रैटेजी मत बनाइए, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। आपको पता है कि आपको ये चीज़ कितनी देर में समझ में आएगी, कितने घंटे में आप ये टॉपिक ख़त्म कर पाएंगे। तो आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सबका सुन के नहीं कि वो 6 घंटे पढ़ रहा है, वो 8 घंटे पढ़ रहा है, वो 10 घंटे पढ़ रहा है, या फिर मैंने जो बताया कि मैं पूरी रात पढ़ती हूँ, वैसा कुछ नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो आप वैसा टाइम टेबल बनाइए। और मुझे दोपहर में भी सोना होता है तो मेरा टाइम टेबल वैसा था। तो जरूरी नहीं है, सबका अपना अलग अलग होता है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। मुझे बस लगता था कि मैं इतने टाइम में ये कर लूँगी, तो उसी हिसाब से मेरा टाइम टेबल बन जाता था। और वो मुझे अचीव करना ही करना है, चाहे उससे पहले कर लूँ, वो चीज़ उससे बाद नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ चाहे पहले ही हो जाए, जो सब्जेक्ट मैंने डिसाइड कर रखे हैं, लेकिन आप उसको डिले मत करिए। आप उसको मैं अभी न्यू फाइट हूँ, मेरे जैसे भी बहुत लोग न्यू फाइट होंगे, क्या कि अभी टाइमिंग जो है क्लास का मैनेज करना, क्योंकि मैं सुबह में भी क्लास करता हूँ और इवनिंग 3 PM क्लास करता है 9 PM तक, और उधर हम 6 आवर्स कम से कम मिलता है। उस दौरान स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए पढ़ने? आपको एग्ज़ाम कब देना है? एग्जाम पीसीएस की इस बार देनी है और यूपीएससी की टारगेट मेरे 21 है। तो अभी आप जितना समय निकाल पा रहे हैं अभी तो आप वही पढ़िए जो आपने दोनों कोचिंग ये आप सुबह शाम पढ़ रहे हैं। वो कम से कम उन चीज़ों को रिवाइज करते चलिए, साथ साथ घर आके एक बार पढ़ते रहिए, या फिर उसके साथ जो भी नोट्स मिल रहा है जिसमें वो कोचिंग की नोट्स से थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, हैंडआउट्स वगैरह जो सर देते हैं, तो उनको पढ़िए। कम से कम जो पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करते हुए चढ़िए। ये नहीं कि ये आज पढ़ा दिया गया है तो फिर देखते हैं कभी इसको दोबारा, जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे, कभी दोबारा रिवाइज कर लेंगे। जो करते जा रहे हैं उसके साथ ईमानदारी करते जाइए कि उसी को आप पढ़ते जाइए। एट दिस टाइम कोई मैगजीन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कुरुक्षेत्र योजना वगैरह के मैगजीन्स आते हैं, क्या अभी पढ़ना सुटेबल रहेगा या नहीं? लीजिए, आप, मेरा कहना है कि आप हर महीने की मैगजीन्स तो लीजिए, क्योंकि बाद में ये जब एसे वगैरह लिखने होते हैं आपको, तो इन्हीं सब मैगजीन से ही आपको टॉपिक्स मिलते हैं। भले ही आप उतना ज़्यादा ना पढ़ पा रहे हो, लेकिन आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। जो मैं बिल्कुल, मैंने जो एसे जितने भी तैयार किए हैं, एक तो एसे की बुक्स आती हैं कि उसमें जो जनरल एसे लिखे होते हैं अर्थशास्त्र पे, राजनीति पे, लोकतंत्र पे, महिलाओं पे, ये जो कुछ बेसिक एसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, ये हर जगह कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये महिलाओं से रिलेटेड कोई एसे आया तो उस पर आपको क्या पढ़ा था आपने, वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो डेटाज हैं वो आपको मैगजीन से ही मिलेंगे, और जो करंट में इवेंट्स चल रहे हैं, जो करंट में टॉपिक्स पे आ जाते हैं, वो लास्ट में फिर आप परेशान होंगे कि ये कहाँ से मिल जाए, ये तो इस टाइम पे उस वाली मंथ में आया होगा। तो आपके पास कलेक्शन होगा। मैं तो उस टाइम पे क्रॉनिकल, दृष्टि और ये प्रतियोगिता दर्पण, जो भी मैगजीन्स होती थी, या हॉस्टल में और भी गर्ल्स के पास जो होती थी, वो सारा मैगजीन्स लेके फिर एक टॉपिक जो सेलेक्ट किया, वो उस तीनों मैगजीन्स में कहाँ कहाँ क्या क्या दिया है, उसका फिर मैं अपना लिखती थी कि उस वाली, क्योंकि वो तीनों को एक टाइम पे तो आप नहीं पढ़ सकते। उस वाली मैगजीन से ये निकाला, इस वाली मैगजीन से ये निकाला, इस वाली मैगजीन से एक ऐसे तैयार किया खुद का लिख के। जो प्रस्तावना वगैरह है वो ज़्यादातर मैंने वो आपने 10 जगह से पढ़ी, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि बुक वाली तो सब लोग लिख देंगे,
तो हमेशा जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपके अंदर से खुद ही से दिमाग से विचार आएंगे। जो आप ये पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग कर रहे हैं, ये से सबसे आपके एक थॉट बनती है। तो जब आप ये सब चीज़ें इसमें हेल्पफुल होती हैं। प्रस्तावना लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, तो आप खुद से अपना बनाइए कि अगर इस चीज़ पे, महिला पे आया, आतंकवाद पे आया, नक्सलवाद पे आया, तो मैं ऐसा ये ही प्रस्तावना ऐसी लिखूंगा। फिर वो जो उसके आगे वाला वर्ड्स होगा तो आप उसको वैसे इम्प्लीमेंट कराइए। इंटरव्यू में मुझसे आतंकवाद, नक्सलवाद कैसे शुरू हुआ, कैसे ख़त्म कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, ये सब आपका पॉलिटिकल साइंस से ही जुड़ा हुआ है, ये सब पूछा गया था। तो ये बहुत पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आंसर थे। आपको आते हैं तो आपका बढ़िया इंटरव्यू। इनिशियली जब स्टूडेंट कोचिंग करता है तो उसका फर्स्ट अप्रोच होता है कि 95% अपनी जो अपना जो टाइम देता है वो स्टडी पे देता है और 5% आंसर राइटिंग पे देता है। जब पीछे मुड़ के देखता है तो ऐसा लगता है कि मैंने बस स्टडी की है, आंसर राइटिंग नहीं किया, तो अपना अप्रोच कैसे बदला जाए आंसर राइटिंग की तरफ? आंसर राइटिंग तो सर आप भी कराते ही होंगे हर टॉपिक के बाद। तो जैसे सर कराते हैं आप उसी को कंटिन्यूटी में रखिए, और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर है, जैसे आज एक टॉपिक पढ़ाया गया तो उसको देखिए घर जाके कि इससे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपके पास टाइम है, आप करना चाह रहे हैं, तो उसका आप एक आंसर अपना खुद लिखिए कि मैंने आज जो पढ़ा है मैं कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो मैं अपने साइड से क्या लिखता। तो ये सब एक प्रैक्टिस ही है, इसका कोई मतलब वो नहीं है कि सर कुछ बता देंगे तो हो जाएगा। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको अपनी खुद की कमियां समझ में आएंगी कि ऐसा लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता, ऐसा लिखते तो ये पैराग्राफ में ऐसा लिखते तो ये ज़्यादा सही लगता। वो खुद जब आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। जब आप 2-3 बार पहले तो चीज़ों को पढ़िए, जो सर पढ़ा रहे हैं उनको 1-2 बार 3 बार पढ़िए, फिर आप आंसर लिखिए। वो देख के मत लिखिए कि ये पढ़ाया या कराया, उसके बाद आपके दिमाग में क्या रह जाता है उससे आंसर लिखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, आपको संडे को बुलाया और अपने सौम्या से इंटरेक्शन किया है। थैंक्स लॉट फॉर ईच एवरीवन, और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी ऐसे आगे बढ़ें और आपको भी एक बार हम बुलाएं और पूरे संस्था का, अपने प्रांत का, देश का नाम आगे बढ़ाएं। थैंक्स लॉट वंस अगेन। थैंक्स लॉट।